हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट से सेशन में। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला है ग्रेड बी ऑफिसर का, जिसका रुतबा और सैलरी बहुत ही लाजवाब और गजब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब टैग आप लोगों के नाम के सामने लग जाता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और सर, ये पोस्ट ज्वाइन करने के बाद आपको पहली जो सैलरी है वो 1.25 लाख के आसपास जाएगी, एक्सक्लूडिंग एचआरए। मतलब 1.25 लाख सैलरी के बाद आपको एचआरए और मिलेगा, या फिर आरबीआई की तरफ से आपको रहने के लिए कोई एक घर दिया जाएगा। तो इतनी प्यारी सी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखनी है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो अक्सर कैंडिडेट्स गलती करते हैं, वो सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए फॉर्म फिलअप का प्रोसेस शुरू करते हैं। बट सबसे पहले ये जान लेना है कि फॉर्म फिलअप में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, और हम लोगों ने कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं कि मेजर गलती होने के कारण एस्पिरेंट एग्जामिनेशन ही नहीं दे पाए। तो फिर उन्होंने प्रिपरेशन के लिए जो मेहनत करी है, जो भी उन्होंने उस पोस्ट को पाने के लिए मेहनत करी है, वो एक फॉर्म फिलअप की छोटी गलती के कारण सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। तो फॉर्म ध्यान से फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले आप BW सचिन सर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं मेरे सारे फ्री क्लासेस के अपडेट्स देते रहता हूँ, प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल शेयर करते रहता हूँ, और जो भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आप लोगों को देते रहता हूँ। फॉर्म फिल स्टार्ट करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास होने चाहिए। तो मेक श्योर फॉर्म फिलअप प्रोसेस शुरू करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लो। आपके पास अपना एक फोटोग्राफ होना चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। जिस शक्ल सूरत में आप फोटोग्राफ लेने वाले हो उसी शक्ल सूरत में एग्जामिनेशन देने जाना। ठीक, सिग्नेचर आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर, ये सारी की सारी चीजें किस फॉर्मेट में होनी चाहिए डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, और आपके ग्रेजुएशन के फाइनल परसेंटेज और मार्क्स, डेट ऑफ पासिंग। अब आरबीआई का फॉर्म है, तो आरबीआई के फॉर्म में आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको अपने 10th का डेट ऑफ पासिंग, 10th के मार्क्स भी रिक्वायर्ड होंगे, 12th का डेट ऑफ पासिंग और 12th के मार्क्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी जानकारी आप पहले से इकट्ठा कर लीजिएगा। फोटोग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो फोटोग्राफ आपका रिसेंट होना चाहिए। स्कैन किया हुआ हो तो अच्छा है, अगर स्कैन किया हुआ नहीं है तो आप नॉर्मल जो अपने फोन से फोटो खींचते हो वो भी अपलोड कर सकते हो। बस उसकी जो साइज है, फोटोग्राफ की साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होनी जरूरी है। जो सिग्नेचर है आपका प्लेन व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से करना मैंडेटरी है। इन्होंने यहां पर एकदम क्लियरली बोला है जो सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक में होनी जरूरी है। प्लेन व्हाइट पेपर, ब्लैक इंक, भूलना मत। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं करनी। कैपिटल लेटर्स में की हुई सिग्नेचर एक्सेप्ट की नहीं जाएगी, फॉर्म डिस्कार्ड होने वाला है। तो आपको जो भी सिग्नेचर आप करने वाले हो वो सिग्नेचर अपलोड करते वक्त 10 से 20 KB के बीच में साइज होनी जरूरी है। अब बहुत बार क्या होता है ना, अगर हम लोगों ने स्कैन सही से नहीं किया है तो ये साइज में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। फोन से अगर फोटो खींचा है तो ये साइज में तो डॉक्यूमेंट्स आ ही नहीं सकते। तो इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे कन्वर्ट करना है इन साइजेस में, उसका प्रोसेस आगे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। सारे के सारे जो फाइल फॉर्मेट्स है, चाहे फोटो का हो, सिग्नेचर का हो, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का हो, या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन का हो, वो या तो जेपीजी नहीं तो जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। बाकी के फॉर्मेट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं थंब इंप्रेशन पे। थंब इंप्रेशन आपको यहां पर प्लेन व्हाइट पेपर पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लेना है, और उसका भी स्कैन कर लो या फोटो खींच लो, और अपलोड करते वक्त उसकी साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होनी जरूरी है। नहीं है तो इसको आप इस साइज में कैसे ला सकते हो, आगे प्रोसेस मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर ये सारे के सारे रिक्वायर्ड डायमेंशंस है। अब एक आखिरी चीज बच जाती है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में प्लेन व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक में हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना मैंडेटरी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को लेकर और क्या क्या चीजें इन्होंने कही है ये देखो। सबसे पहले तो ब्लैक इंक इज मैंडेटरी, ध्यान रखना।
हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो भी लिखने वाले हो वो आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ हैंड रिटन डिक्लेरेशन डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के जो डायमेंशंस है 800 बाय 400 पिक्सल्स आपको करने हैं, और ये कैसे कर सकते हैं एक वेबसाइट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, आगे उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के जो डायमेंशंस है 50 केबी से 100 केबी के बीच में होने जरूरी है। आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट होगा। आई, उसके बाद आपका नाम, और ये आगे सारा कंटेंट आप लोगों ने लिखना है। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन का कंटेंट लिखने के बाद इसका एक प्यारा सा फोटो खींचना है। फोटो खींचने के बाद उसको इस साइज में कन्वर्ट करना है, तब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जब आपके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, फोटोग्राफ आपके पास रिक्वायर्ड साइज में है, सिग्नेचर आपके पास रिक्वायर्ड साइज में है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपके पास रिक्वायर्ड साइज में है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ना, इसमें सिग्नेचर ब्लैक इंक मैंडेटरी, हैंड रिटन ब्लैक इंक मैंडेटरी, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन दोनों। 10th 12th और ग्रेजुएशन के आपके पास मार्क्स होने जरूरी है, और उसके डेट ऑफ पासिंग्स भी होने जरूरी है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन कंप्यूटर नॉलेज को लेकर रहता है, तो कंप्यूटर नॉलेज जहां पर हमें अब मतलब टिक करना होता है वहां पर उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं जहां पर एक्चुअल मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। अब एक्चुअल फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड साइज में कैसे लाने हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो हमारा फोटो है, थंब इंप्रेशन है, सिग्नेचर है या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो जिस साइज में बोला है उस साइज में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, और उसको लेकर हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है countingcharacters.com/image resizer online। ये लिंक मैंने आपको नीचे पिंड कमेंट में दिया हुआ है, यहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाओगे। तो इस साइट की मदद से हम लोगों को करना क्या है, जो भी आपका फोटो, सिग्नेचर या आपको जो भी चीजें रिसाइज करनी है आपको उसको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा चूज एन इमेज टू रिसाइज, ये मेरे पास मेरी रॉ फोटो है, मतलब मेरी ये जो ओरिजिनल फोटो यहाँ पर अभी मैंने अपलोड की है, वो जो ओरिजिनल फोटो है वो 125 केबी की है। और हमें फोटो चाहिए कौन सी, ये देखो ये फोटो जो है ये 125 केबी की है, और हमें 20 से 50 केबी के अंदर फोटो होनी चाहिए। तो जो डायमेंशंस हमें प्रेफरेबल बोले हैं वो डायमेंशंस क्या है, 200 बाय 230। अब मैं इसको जब रिसाइज करूंगा तो ये मेरी इमेज रिसाइज हो जाएगी। जब ये सक्सेसफुली रिसाइज हो जाएगी मैं यहां से इमेज डाउनलोड कर लूंगा। कई बार क्या होता है, हमारा जो फोटो है वो रिसाइज होने के बाद जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है वो फाइनल आउटपुट 20 से 50 केबी के बीच में नहीं मिलता, जैसे मेरे केस में हुआ। मुझे फाइनल आउटपुट मिला है 8.5 केबी का, तो ये भी इमेज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो अब जो मेरे फोटो की साइज थी वो कम हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से वही फोटो अपलोड करूंगा। फोटो अपलोड होने के बाद मैं यहां पर डायमेंशंस सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाते रहूंगा। जैसे पहले मैंने इधर 200 डाला था, उसका 2 गुना कर दिया 400, और इधर 230 डाला था, उसका 2 गुना करूंगा 460। अगर इससे भी बात नहीं बनी, आप इधर 200 का 3 गुना और 230 का 3 गुना, ऐसे ही आप यहां पर क्या करते चलोगे, सारी की सारी चीजें रिसाइज करते चलोगे। अब मैंने जब ये इमेज डाउनलोड कर ली है, मतलब डबल डायमेंशंस करने के बाद, तो फाइनली मेरी इमेज 24 केबी के अंदर बन गई है। अब ये ऐसे आप लोगों ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट कर लेने हैं, और फाइनली आपको आना है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का भी लिंक मैंने आपको नीचे पिंड कमेंट में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपने यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहां पर आपको सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से और सही ध्यान देके फिलअप करनी है। अगर कोई गलती होती है तो बाद में चेंजेस करने के मौके हमारे पास नहीं रहते, और बहुत बार हम लोगों ने यह भी देखा है गलत इंफॉर्मेशन फिल करने के चक्कर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाए। तो अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन फटाफट फिलअप कर दीजिए।
तो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नंबर, ये ईमेल आईडी में यहाँ पर आपको @gmail.com फर्स्ट वाले इसमें नहीं लिखना है, यहाँ पर डोमेन नेम अलग से चूज करना है। जब आप अपना ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए एंटर करोगे तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी पूरा लिखोगे। बस ये छोटी सी चीज़ ध्यान में रखना, और एंड में आपको कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और आई होप कि इस पेज पर आने से पहले आप लोगों ने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनली जो रिक्वायर्ड साइज में चाहिए थे वो आपने कर लिए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा फोटोग्राफ। तो यहाँ पर मैं फोटोग्राफ अपलोड कर लिया हूँ, फोटोग्राफ रिक्वायर्ड डायमेंशंस में था, एक्सेप्ट हो गया, आई कंफर्म पे क्लिक किया। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, मैं सिग्नेचर यहाँ पे चूज करूँगा, सिग्नेचर भी। अब देखो सिग्नेचर का साइज का मुझे एरर आ रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पहले से हम लोगों ने क्या करनी है, वो रिसाइज करके रखनी है। ओके तो सारे रिक्वायर्ड डायमेंशंस में होने के बाद ये सिग्नेचर हो गया है अपलोड। आई कंफर्म पे क्लिक किया, और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे सामने कुछ बेसिक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन खुल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पोस्ट चूज़ करनी है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे मैं आरबीआई ग्रेड बी जनरल के लिए चूज़ करता हूँ। जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी SC ST OBC EWS जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको चूज करनी है। याद रखना जो भी कैटेगरी चूज करोगे उसको आपको मतलब जस्टिफाई करने के लिए सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देनी पड़ेगी। अब इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपके कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी होगा या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट में होगा वो आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, मैं जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से चूज़ करता हूँ। ठीक, उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आपके पास 40% और मोर आपके पास है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे। कंपेंसेटरी, तो ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स जो है आपने यहाँ पर फिल करनी है। फटाफट ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। यहाँ पर सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप लोगों ने फाइनली वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट डिटेल्स हो जाएगी 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको फिर से आपके सामने जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसके डिटेल्स मांगे जाएंगे, और आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस पता है और किस लेवल तक पता है ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मांगी जाएगी। तो ये भी डिटेल्स आपने फटाफट फिल कर लेनी है। ध्यान दे के फिल करना, कोई गलती अगर हुई तो बाद में चेंजेस करने का स्कोप हमारे पास नहीं रहता। तो जैसे ही ये डिटेल्स फिल कर लोगे एक बार वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। वेरीफाइड सक्सेसफुली अगर आ गया तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। अब इसमें एक चीज़ है, ये देखो पिछले कुछ सालों से है ना IBPS ने ये इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपने अपने 10th स्टैंडर्ड तक कहीं पे भी कंप्यूटर पढ़ा है और उसके मार्क्स आपके मार्कशीट में है तो आपको किसी भी एडिशनल कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा, 11th 12th में पढ़ा या ग्रेजुएशन में कहीं पे भी कंप्यूटर्स पढ़ा है और उसके मार्क्स आपके मार्कशीट में है तो एडिशनल कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं पे भी आपके मार्कशीट में कंप्यूटर्स के मार्क्स अगर नहीं है तो आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले कंप्यूटर कोर्स करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देना पड़ेगा। तो अभी आपके पास तो नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इधर डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इस पे यस ही क्लिक करोगे, और डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये लिख देना। और मीनवाइल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले कोई एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लेना ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से, और वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रोवाइड कर देना। 7 नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म फिल होके आ गया है। फाइनल यहाँ पर सबमिट करने से पहले ये एग्री करने के बाद जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आएगा। इस पे अगर आपने क्लिक कर लिया तो बाद में आप इस फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, एक बार अच्छे से वेरीफाई करनी है। अगर कुछ गड़बड़ है तो तुरंत वो गड़बड़ वहाँ पे रेक्टिफाई कर लेनी है। अब यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन में यहाँ सारी की सारी चीज़ें अगर आपने कन्वर्ट कर ली है तो वो एज इट इज़ यहाँ पर आपको अपलोड करनी है।
ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड टाइप करना है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आगे जाएंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप ये कैप्चा एंटर करोगे, ओके, तो यहाँ पर आपने सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट का लिंक आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फाइनली कंप्लीट होगा और आपको मैसेज आएगा आपका आईडी और पासवर्ड क्या है। जो भी आपका पेमेंट मोड होगा, आपको क्यूआर से करना है क्यूआर से करिए, वॉलेट, कैश, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई, जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है उस ऑप्शन से आपने करना है पेमेंट। और पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो सारी जानकारी रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब सवाल आता है कि इस एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को चलता हूँ पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे। यहाँ से आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो आप इधर बैचेस के अंदर सिंपली आरबीआई ग्रेड बी टाइप करोगे तो आपके सामने आरबीआई ग्रेड बी का बैच आ जाएगा। इस आरबीआई ग्रेड बी की बैचेस में फेज़ 1, फेज़ 2 का एंड आपकी फेज़ 3 का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। तो इन बैच में एनरोल करके आप अपने प्रिपरेशन को मतलब एकदम बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो बैंक महापैक बेस्ट सोर्स है। इसके अंदर एक साल में हम जितने भी बैचेस लाते हैं सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है। तो ये बैंक महापैक जो अभी आपको 2799 में मिल रहा है, ये आप लोग ले सकते हो कंप्लीट बैंकिंग एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इसके अलावा रोज़ शाम को 7 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर मैं फ्री मॉक टेस्ट कराता हूं जो आपको रीजनिंग में 100% हेल्प करेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो रोज़ शाम को बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे रीजनिंग मॉक मास्टर्स में मुझे ज्वाइन करें।